हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है? किसी को निर्देश देना। किसको निर्देश देना? स्टेट को निर्देश देना कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसे लॉ बनाए जिसमें देश में रहने वाले लोगों को बेनिफिट हो सके, मतलब फायदा हो सके। अब देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कंसीडर करा जाता है नॉन जस्टिसेबल, लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो उनको हम कंसीडर करते हैं जस्टिसेबल। अब यहाँ पर आप सिंपल टर्म में समझ सकते हो कि डिफरेंस क्या होता है डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में। देखो, मान लो कि अगर आपका आपसे कोई राइट छीना जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही है और गवर्नमेंट का यहाँ मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे देश की जनता को फायदा हो सके। और मान लो कि अगर आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, वैसे हमारी गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि सभी पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए जिसमें सभी को बेनिफिट हो, लेकिन समटाइम्स कंडीशन हो जाती है। तो उसमें क्या है, आपको पता ही है हमारा देश क्या डेमोक्रेटिक नेशन है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली वोट कर सकते हो। और बी आर अम्बेडकर जी ने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है। एंड इन्होंने नोवल फीचर का है डीपीएसपी को, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, नोवल फीचर है। मतलब यहाँ पर देखो, जनता अपने अकॉर्डिंगली देख सकती है कि क्या पॉलिसी बनाई जा रही है, क्या एग्जैक्टली यहाँ पर गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है। तो उसके लिए जनता यहाँ पर गवर्नमेंट को चुन सकती है। अब देखो, पार्ट फोर्थ में आपको इसका कंप्लीटली ब्यौरा देखने को मिलेगा। आर्टिकल 36 to 51, 36 और 37 आर्टिकल अगर हम देखें तो यहाँ पर डेफिनेशन ही दी हुई है डीपीएसपी की, लेकिन 38 से लेकर 51 आप यहाँ पर कंप्लीट जानकारी देखोगे। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। वैसे आपने यहाँ पर 36 to 51 ही याद करना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर ये देखें कि सबसे पहले डीपीएसपी कब कंसिडर करी गई थी। देखो, 1945 में ना एक कमेटी बनाई गई थी, सप्रू कमेटी, और इसके हेड थे तेज प्रताप सप्रू जी। और इस कमेटी में फंडामेंटल राइट की बात करी गई थी कि देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि आपको पता है उस समय हमारा देश गुलाम था। तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था, जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। जो नॉन जस्टिसेबल है आप कंसिडर कर सकते हो ये डीपीएसपी ही है एक तरह से। और अभी हम डिटेल में समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगा कि डीपीएसपी क्यों जरूरी है। देखिए, 1947 में जैसे ही हमारे देश को आज़ादी मिलती है तो उस समय आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स थे, तो उनको यूनाइट करा गया है ना। और यूनाइट जब करा गया था तो आपको पता है हमारे देश में कंडीशन ऐसी थी कि बहुत सारे रिलीजन रहते थे, बहुत सारी कम्युनिटी रहती थी, बहुत सारे ट्राइब्स थे। तो यहाँ उनकी पॉलिसी को लेकर अगर हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी बनाएं, मतलब उनके अकॉर्डिंगली अगर हम पॉलिसी बनाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही पॉलिसी बनाए तो वो कहीं ना कहीं सभी के लिए बेनिफिशियल नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कभी भी हमारी देश की गवर्नमेंट ने यूसीसी को लागू नहीं करा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि क्या है कि हर स्टेट में अपना अलग अलग कंडीशन होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा इलेक्शन चल रहे हैं और 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन है उसमें उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि अगर हम फिर से जीत कर आएंगे तो हम यूसीसी को लागू करेंगे। मतलब यहाँ पर स्टेट वाइज कंडीशन को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर पॉलिसीज को बनाया जाता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर दिया पावर को। सेंटर के पास भी पावर है कि वो यहाँ पर लॉ बना सकती है, पॉलिसी बना सकती है, और स्टेट के पास भी पावर है कि वो भी पॉलिसी बना सकती है, वो भी यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली लॉ को इम्प्लीमेंट या अपने आप बना सकती है। ठीक है, मतलब और जनता एग्जामिन करेगी कि ये जो एग्जैक्टली लॉ या पॉलिसी बनाई गई है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है भी कि नहीं, है ना। और जनता को उम्मीदें भी होती हैं गवर्नमेंट से कि हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाएंगी, और बहुत सारी पॉलिसीज से जनता को डायरेक्टली बेनिफिट भी मिलता है। अच्छा, डीपीएसपी को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना तो आपको आर्टिकल 36 to 51 यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन समझने के लिए इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल प्रिंसिपल। आप देखोगे कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर उनका अलग मीनिंग है, यहाँ पर उनका अलग मीनिंग है। जैसे आर्टिकल 43 है और आर्टिकल 47 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सोशलिस्ट के अकॉर्डिंगली समझेंगे, फिर गांधीयन के अकॉर्डिंगली समझेंगे कि एग्जैक्टली इनका क्या मतलब है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड ने ये 1937 में कहाँ से लिया था, स्पेनिश से। तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो स्पेनिश है, लेकिन हमने कहाँ से लिया था, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं समटाइम्स, बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। और बस आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी है,
इसको अगर हम मिला दें अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा था, तो इसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे सोशलिस्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जनता का जन कल्याण करना, मतलब वेलफेयर को प्रमोट करना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे एग्जैक्टली अगर हम समझे, सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना सभी को। देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी में आप ऐसे समझ सकते हो कि भेदभाव ना होना, मतलब एक जैसा यहाँ पर हम स्ट्रक्चर देखने को मिले, मतलब कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना। और ये बैलेंस तभी होगी जब आप कंप्लीटली वेलफेयर ऐसी पॉलिसी बनाओगे जिससे प्रॉपर जस्टिस हो सके, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। क्या हमारे देश में आज की डेट में सोशलिस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिलता है? हमारा देश नहीं। हमारे देश में बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, और ये जो गैप है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम कंसिडर करें 1947 में, तो उस समय यही कहा जा रहा था कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि ये गैप ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मतलब अगर अमीर हैं या गरीब हैं इनको हम एक तरह से बैलेंस लेकर चलेंगे। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो आर्टिकल 38 में जस्ट डेफिनेशन दी हुई है कि सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस किस तरह से हो सकता है, किस तरह से हम वेलफेयर वर्क कर सकते हैं देश की जनता के लिए। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मतलब प्रोग्राम क्या हो, किस तरह से अप्रोच हो, तो हम आर्टिकल 39 को कंसिडर करेंगे। जैसे आर्टिकल 39 का जो ए पार्ट है इसको हम डिवीजन में पढ़ेंगे डिटेल में। राइट टू एडवोकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड फॉर ऑल सिटीजन, मतलब हम ऐसी यहाँ पर पॉलिसी बनाएं जिसमें यहाँ की जनता बहुत ही अच्छे से रह सके, है ना। जैसे ब्रिटिशर्स के समय में हम देखते थे बहुत ज़्यादा फेमाइन वगैरह आते रहते थे, कंडीशन ख़राब रहती थी। तो इंडिया में हमें पॉलिसी ऐसी बनानी है कि जनता यहाँ पर अपना जो जीवन है वो अच्छे से व्यतीत कर सकें। अगर हम बी पार्ट देखें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जैसे जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या फिर मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये ना हो कि हम अमीरों में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, गरीबों में कम कर रहे हैं, जो कॉमन गुड है हमारे, है ना। और सी अगर हम यहाँ पर देखें, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि अमीर और गरीब में हम बैलेंस करके चलें, वो हम नहीं कर पाए हैं अभी के लिए। अगर हम देखें तो अमीर हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं, मतलब और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये कंडीशन तो कहीं भी फुलफिल नहीं हुई। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। कई जगह पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, जैसे मैन को ज़्यादा सैलरी दी जाती है, वुमेन को कम सैलरी दी जाती है। हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अब काफ़ी कुछ चेंज हो गई हैं और कंपनी को वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कंडीशन ऐसी हो जाती है, जैसे हम लेबर में देखें तो वुमेन को कम लेबर मिलती है और मैन को ज़्यादा लेबर मिलती है कि वो ज़्यादा काम कर सकते हैं शायद इस बिहाफ पर, या जो भी कंडीशन होती होगी। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो कंप्लीट हम इस पॉलिसी के ऊपर या इस अकॉर्डिंग हम नहीं चल पाए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंपनी खोल कर बैठे हो तो आप, कोई भी वर्कर है आपके यहाँ पर, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि उसका हेल्थ स्टेटस बिल्कुल सही रहे और उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, तभी तो वो काम अच्छा कर पाएगा। अगर आप जीरो आवर पॉलिसी के थ्रू से काम करवाते रहो, जैसे इसराइल से काम करवाया था, मतलब जूइश लोगों से काम करवाया था हिटलर ने, तो वो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, है ना। जैसे हमने अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना था कि चाइना में 9 to 9 ड्यूटी होती है और 6 डेज़ की ड्यूटी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक टाइम में 2 साल 3 साल तो आप काम कर पाओगे, लेकिन उसके बाद कंडीशंस ख़राब होने लग जाएंगी, मतलब हेल्थ पर असर देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो हमें, जैसे हमें देखते हैं कि इंडिया में 8 आवर या 9 आवर का वर्किंग स्टेटस होता है, उसके अकॉर्डिंगली ही काम करवाया जाता है। 9 to 5 की जो जॉब होती है, 9 to 6 की जो जॉब होती है ना। और चिल्ड्रन को हम यहाँ फोर्सेबल अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं कि उनसे काम नहीं करवा सकते हैं, और इसके लिए तो खैर हम फंडामेंटल राइट्स भी देखते हैं कि हमें 14 साल तक एजुकेशन देना अनिवार्य है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन देखें, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, है ना। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोगों को चिल्ड्रन की हेल्थ के लिए देखना होगा कि हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस करा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1976 में जो आया था। और यहाँ 39A आप अलग से यहाँ पर ऐड ऑन कर लेना, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। इसमें क्या था, फ्री लीगल एड। मान लो कि कोई ऐसा गरीब आदमी है जिसे क्राइम हो गया या नहीं भी हुआ, उसको फंसा दिया गया,
तो वो वकील नहीं कर पाएगा, क्योंकि वकील को अगर वो करेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन उसके पास तो पैसा है नहीं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर करती है कि उसको फ्री तरह से, मतलब फ्री वे में एक वकील मिल सके, मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए वो क्या है, निर्दोष है। तो फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल 39A में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 41, टू सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ ओल्ड एज एंड सिकनेस। मान लो कि जैसे 60 साल की उम्र हो जाती है, तो 60 साल की उम्र के बाद काम नहीं हो पाता है ना, और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पर इंश्योर करना होगा कि उनको वो कुछ ऐसी स्कीम से इंट्रोड्यूस करवाए, मतलब स्कीम ऐसी दे कि जैसे पेंशन्स उनको मिले है ना, और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जीवन व्यतीत कर सकें। और राइट टू वर्क सबको यहाँ पर मिलना चाहिए, मतलब सबको काम मिलना चाहिए, इसका इंश्योरेंस हमारी गवर्नमेंट को देना चाहिए। एजुकेशन यहाँ पर वैसे तो 6 to 14 ईयर्स है, लेकिन देखो डीपीएसपी में आफ्टर 14 ईयर्स भी आपको एजुकेशन देने की बात करी गई है कि ग्रेजुएशन मिनिमम होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट, अभी के लिए हमारा देश इतना समृद्ध नहीं है, और तभी हमने यहाँ पर सिर्फ 6 to 14 ईयर के लिए एजुकेशन देने की बात की है। और डीपीएसपी में हमने इंट्रोड्यूस करा है कि स्टेट अपने हिसाब से पॉलिसी बना सकता है कि आफ्टर 14 एज वो यहाँ पर एजुकेशन के लिए लोन दे सकता है, या फिर फ्री जो एक इनिशिएटिव होता है वो चला सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आर्टिकल 42 अगर हम देखें, टू मेक कंडीशन ऑफ जस्ट एज ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है काम करने में, तो उनको एक तरह से ऑफ मिल सके अपने वर्क पे, और सैलरी ऑफ मिल सके, मतलब उनको सैलरी भी मिलती रहे और वो अपना ध्यान भी रख सकें। तो इस तरह की कुछ कंडीशन है, ये हम लेबर लॉ में भी देखते हैं, और आपको हमारे चैनल पर लेबर लॉ से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको सभी की सभी कंडीशन समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह के लॉज बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर करती है कि यहाँ किसी को भी परेशानी ना हो। फिर आर्टिकल 43A है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखो कोई भी इंडस्ट्रीज है तो एक गैप नहीं होना चाहिए बॉस और वर्कर के बीच में, तो ये वन ऑन वन की जो अप्रोच है इसको लेकर कहीं ना कहीं कंसिडरेबल करा जाता है, हमारी गवर्नमेंट इस तरह के एक्ट बनाती है। फिर आर्टिकल 47 है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। जैसे 2017 की एक रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंगली देखा गया था कि हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा जो डेथ हैं 0 to 5 ईयर, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है, मतलब कुपोषण की वजह से होती है। तो यहाँ गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा कि न्यूट्रिशन लेवल मिलता रहे, और गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील की जो फैसिलिटी है वो देती है, हेल्थ के लिए बेनिफिट देती है, जैसे अभी के लिए आयुष्मान भारत को आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा समझना होगा कि एग्जैक्टली हमारी गवर्नमेंट किस तरह से वर्क करती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पेंशन की बात बताई थी कि पेंशन मिलनी चाहिए जो ओल्ड एज के हो जाते हैं, मतलब आफ्टर 60। तो ये कौन से एक्ट में या कौन सी प्रोग्राम में इनको इंट्रोड्यूस करा गया था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो 1995 में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करो, जैसे आप स्टेट पीसीएस लेवल के पेपर दो, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होनी चाहिए, मतलब आपको स्टेटमेंट के आधार पर पूछा जा सकता है। उसके बाद आगे चलें, गांधीयन प्रिंसिपल। अब देखो गांधी जी का अगर हम जीवन देखें बहुत ही सिंपल था, है ना, और अफ्रीका में अगर हम उनका जीवन देखें, या फिर इंडिया में 1915 के बाद उनका जीवन देखें, तो उनकी एक ही अप्रोच थी, सर्वोदय सोसाइटी, मतलब एक ऐसी सोसाइटी हो जिसको हम कह सकें सर्वोदय सोसाइटी। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें, स्टेटलेस, मतलब स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि स्टेट के पास कम से कम पावर हो, और यहाँ पर क्लासलेस, मतलब कोई ऐसा ना हो कि जैसे हम लोग इजी लैंग्वेज में समझें, जैसे वैदिक एज के बाद, या फिर अगर उसके बाद हम देखें तो कास्ट सिस्टम में हमारा जो इंडिया वो डिवाइड हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आज की डेट में तो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कास्ट सिस्टम है, और या फिर क्लास सिस्टम है, अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा फर्क करा जाता है। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और स्टेट की जो एक पावर है वो एक लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, मतलब पंचायत के पास भी पावर हो, वो अपने हिसाब से वहाँ पर जो भी उसको मतलब बन पड़े वो अपने पावर को यूज़ करते हुए वहाँ पर कल्याण कर सके, मतलब एक तरह से अपनी पॉलिसी को बना सके, और जिससे विलेज लेवल पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो सके, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये गांधी जी की अप्रोच थी, और आर्टिकल 40 में हम यही देखते हैं कि गांधी जी के अप्रोच को यहाँ कंसिडर करा गया है। फिर यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, जो आर्टिकल 43 है,
कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल, और अभी रिसेंटली अमेंडमेंट भी हुई है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या अमेंडमेंट हुई है और कब हुई है ना। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है कि मान लो कि 10-15 जाने हैं और वो मिलकर सोचें, या फिर 100 पर्सन है कि वो मिलकर सोचें कि हम ना एक घर में एक कंपनी खोलते हैं, और इस कंपनी को पहले हम घर पर ही स्टार्ट करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें जोड़ते जाएंगे जैसे जैसे हमें नीड होगी। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो कंसेप्ट है ना, ये गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद था, और गांधी जी यहाँ पर मानते थे कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, कॉटेज इंडस्ट्री या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर देखिए, टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, है ना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जो आया था, तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करा गया था, मतलब अमेंड किया गया था, ऐसे आप समझ सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि भेदभाव हो एजुकेशन के आधार पर, कि अगर कोई एससी है या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उसको एजुकेशन ना मिल पाए। तो यहाँ गांधी जी ने 1933 से ही हरिजन समाज की नींव रखती थी, और गांधी जी चाहते थे कि जो ये डिवीज़न है ना, कास्टिज्म सिस्टम को लेकर, ये ख़त्म हो जाए। और इसको लेकर गांधी जी की जो अप्रोच थी वही यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट एससी एंड एसटी, और जितने भी वीकर सेक्शंस हैं अदर सोसाइटी के, उनको भी प्रॉपर सोशल जस्टिस मिल सके, मतलब उनको इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन का सामना ना करना पड़े। फिर अगर हम देखें तो गांधी जी कभी भी फेवर में नहीं थे इंटॉक्सिकेंट, जो जैसे अल्कोहल है या जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके कभी भी फेवर में नहीं थे। तभी आप देखोगे गुजरात क्या है, नॉन लिक्वर स्टेट है ना। तो यहाँ पर गांधी जी के अप्रोच को फॉलो करा जाता है। उसके बाद अगर हम देखें, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, अब चाहे कोई भी हो, काउ हो, काव्स हो, या फिर अदर मिल्च हो, जो भी मतलब दूध देने वाले एनिमल्स हो, उनको स्लॉटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनको एक तरह से हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें लिबरल प्रिंसिपल क्या कहते हैं, देखो लिबरल प्रिंसिपल का जो मेन मोटिव है ना, कि अब हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जो लिबरल हो, जो मतलब इंटेलेक्चुअल हो, जो सिविल राइट्स के ऊपर बात करे, जो इक्वेलिटी के ऊपर बात करे। और इसी का जो आधार है वो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 44। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय की कंडीशन और आज की जो कंडीशन है उसमें बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क देखने को मिलता है। जैसे हम देखें, मैंने आपको बताया भी था कि हमारे जो देश है उसमें बहुत सारे स्टेट्स थे। पहले तो उनको यूनाइट करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। फिर वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको यूनाइट किया, है ना। और डेट्स वाई हम उनको क्या बोलते हैं, आयरन मैन, है ना। और यूनाइट करने के बाद यहाँ पर जो रिलीजियस पर्सन हैं, जो मतलब अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं, या फिर क्रिश्चियन धर्म को, सिख धर्म को, जैन धर्म को, और बुद्धिज़्म धर्म को, तो वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं। अब आप मेनली यहाँ पर तीन ही लॉ पढ़ोगे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और क्रिश्चियन लॉ। और हिंदू लॉ में ही इंट्रोड्यूस करा जाता है सिक्स को, जैनिज्म को एंड बुद्धिज़्म को, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ जो अपने रिचुअल्स हैं या फिर जो भी यहाँ पर इनको राइट्स दिए गए हैं उनको परफॉर्म करना है। अब मान लो कि हम एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते हैं जो इंटेलेक्चुअल हो, जो एक तरह से ऐसी सोच रखे, जो प्रॉपर इक्वेलिटी में बिलीव करे, तो उसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं। और ये बहुत ही चैलेंजिंग फैक्टर रहेगा, क्योंकि आज अगर हम देखें तो रिलीजियस को लेकर बहुत ज़्यादा लोग क्या रहते हैं, डोमिनेंट रहते हैं कि हम लोग अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। तो रिलीजन तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट ही रहेगा। जस्ट क्या है कि आपको देश का एक लॉ को फॉलो करना होगा, मतलब आप अपने लॉ को ही फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको देश के लॉ के अकॉर्डिंगली फॉलो करना होगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी स्टेट टू स्टेट आई थिंक इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। गोवा में अभी के लिए आप देख सकते हो, यूके में मतलब उत्तराखंड में अभी के लिए बात चल रही है, एंड अदर स्टेट्स में भी आप आने वाले टाइम में देख सकते हो। और बहुत चैलेंजिंग है इसको स्टेट वाइज, मतलब पूरे नेशन वाइज इम्प्लीमेंट करवाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू प्रोवाइड अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। देखो डीपीएसपी में ना 6 साल तक यहाँ पर कहा गया था कि आपको एजुकेशन दिया जाएगा, चाइल्डहुड केयर दिया जाएगा, क्योंकि उस समय हमारा देश इतना अमीर नहीं था। फिर इसको अमेंड किया गया 14 इस में, मतलब इसकी जो एज है उसको बढ़ाया गया कि आपको एजुकेशन 14 ईयर तक मिलेगी। और ये अब आर्टिकल 21A में आपको देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट में। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना।
टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। आप देखो यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव करती है, जो भी हमारे फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर सीड्स वगैरह दिए जाते हैं सब्सिडीज़ पर, एंड फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, और इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। और गवर्नमेंट यहाँ प्रमोट भी करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, एनिमल हस्बेंड्री को, और यहाँ पर गवर्नमेंट फार्मर्स को किफ़ायती दामों पर लोन भी देती है। और उसके बाद अगर हम देखें, और गवर्नमेंट यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्ट करती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसको लेकर तो खैर स्पेशल एक्ट भी बने हुए हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट बना हुआ 1972, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना हुआ 1980। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर डीपीएसपी के अकॉर्डिंगली एक्ट्स भी बनाती है कि इनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। और जो मोनूमेंट्स हैं हमारे, जैसे रेड फोर्ट है, अब रेड फोर्ट पर आपको पता है 15 अगस्त को हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सबको संबोधित करते हैं। तो जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, जयपुर में जो इतने पैलेस हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारी गवर्नमेंट का होता है। और इसको लेकर भी खैर एक एक्ट है 1951 एक्ट, आई थिंक मोनूमेंट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 1951। तो इसके एक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी गवर्नमेंट का यहाँ कर्तव्य बनता है कि वो सभी के सभी मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करें। और आर्टिकल 49 में आप इसका कंप्लीट ब्यौरा देख सकते हो। टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये तो खैर हमारा मेन एक एम है ही कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग वर्क करे। आर्टिकल 50 में इसका हमें ब्यौरा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इंटरनेशनल पीस। देखो हमारी गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि हम किसी भी टेरिटरी पर अटैक ना करें। जैसे अभी रिसेंटली रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पर, और हम लोग यहाँ पर यही चाहेंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक संधि हो सके, एक ट्रीटी हो सके, मतलब यहाँ पीस हो सके। क्योंकि हमारे बहुत सारे देश में जो मतलब हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने के लिए यूक्रेन जाते हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, और जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं जो यूक्रेन के ही हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम तो चाहेंगे कि इंटरनेशनल पीस हो, और हमारी मेनली यहाँ पर मोटिव यही रहेगा। और हमारी गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी की टेरिटरी पर वो अटैक करे, है ना। तो ये एक तरह से डीपीएसपी में ही इसको कंसिडर हम करते हैं, और ये आर्टिकल 51 में है। तो आज ये डीपीएसपी में इतना ही, लेकिन अभी के लिए आप देखो कि डीपीएसपी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आप अमेंडमेंट्स देखोगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें, डीपीएसपी की कुछ कंडीशंस हैं जो आपको आर्टिकल 37 टू 51 नहीं और भी आर्टिकल्स में देखने को मिलती है। जैसे आर्टिकल 335 है, जो क्या बोलता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं इनको बेसिकली हमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर आना है, सर्विसेज में उनको अपॉइंट करना है। मतलब एक तरह से कंडीशन को नॉर्मलाइज करना हमारा यहाँ पर कर्तव्य है। मतलब हमारी गवर्नमेंट का एक तरह से ये कहीं ना कहीं वर्क होना चाहिए कि यहाँ प्रॉपर हम बैलेंस करके चलें अपनी अप्रोच को। आर्टिकल 350 क्या कहता है कि जो एवरी स्टेट है, एवरी लोकल अथॉरिटी है, वो प्रॉपर फैसिलिटी दे पाए जो भी वहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है स्कूल्स में। जैसे 5th तक की अगर हम बात करें तो उनको मदर टंग में ही सिखाया जाए एजुकेशन, उनको मतलब उनको मदर टंग में ही दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो ये गांधी जी की अप्रोच थी कि एग्जैक्टली एजुकेशन हमें मदर टंग में ही मिलनी चाहिए 5th क्लास तक। फिर आर्टिकल 351 अगर हम देखें, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रमोट करती है हिंदी लैंग्वेज को, और डेवलप करने की कोशिश करती है कि प्रॉपर एक मीडियम यही बने हमारे देश में। लेकिन बहुत सारे आपको पता है हमारे देश में कल्चर हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं, और कई जगह पर हिंदी को बोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वहाँ की पॉपुलेशन के लिए, अगर आप साउथ साइड जाएंगे तो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का ये एक तरह से फंक्शन बनता है कि वो प्रमोट कर सके हिंदी लैंग्वेज को। उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं, कि अमेंडमेंट्स आप एक बार इसको देख लेना, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी के सभी आर्टिकल्स को आप यहाँ पर एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, जैसी आपको पीडीएफ मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही। होपफुली ये सेशन में आपको जितना ही मैंने समझाया वो समझ में आया हो। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।